अच्छे होंगे। तो आज ये हमारा पहली क्लास है जिसमें हम कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल सिलेबस, ठीक है ना, आपका जो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का ऑप्शनल पेपर होता है यूपीएससी में, उसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर किस फॉर्मेट में आता है, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किस टॉपिक का कितना वेटेज है, हम सब कुछ इसमें कवर कर लेंगे इस वीडियो में। तो आप सामने स्क्रीन देख रहे होगे, आई होप सो स्क्रीन सबको विजिबल होगी। इसमें हेडिंग है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल सिलेबस। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो आपके जो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का सिलेबस है उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिट, ठीक है, एंड मार्केट, कैपिटल मार्केट्स वगैरह सारे कवर हैं। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट कवर है। ये टॉपिक्स आपके ब्रॉडली कवर हैं। जो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है, मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, मैंने आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, मैं यहाँ कंप्लीट सिलेबस डिस्कस नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ, जो हम सबसे पहले इसमें कवर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट सिलेबस डिस्कस नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ठीक है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। जैसे जैसे हम अपने क्लासेस में आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे कि सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग कवर कर रहे हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ। उसके बाद अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट उठाते हैं तो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। एक एक सिलेबस को अगर डीपली डिस्कस करने बैठ जाऊं तो 3-3.5 घंटे की क्लास उससे बन जाएगी, जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता। ठीक है, तो हमें सबसे पहले जिस टॉपिक को या जिस पार्ट को हम उठा रहे हैं उसका डीप एनालिसिस रिक्वायर्ड है और उसके सिलेबस को समझना जरूरी है, राइट। तो अगर मैं आपकी बात करूं आपके सिलेबस में क्या क्या कवर है, ठीक है ना, तो ये वो टॉपिक्स हैं जो सारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो उसमें ये टॉपिक्स आपके जो है वो कवर है। टॉपिक आता है अकाउंटिंग एज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये अकाउंटिंग एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, कैसे। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो इस टॉपिक से ना मात्र एक क्वेश्चन आया है आज तक, मात्र एक क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें ना आपसे ये पूछा गया है define how accounting as a language of a business, accounting as a business of language, define it। मतलब इसी तरह से एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बस एक बार, और वो क्वेश्चन आया था 2014 में, 2014 में आया था। तब से इस टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, तो ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद दूसरा आता है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसमें मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों आए, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो किस तरीके का रोल प्ले करते हैं। अगर मैं इसकी भी बात करूं इस टॉपिक से भी, तो मात्र 3 बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक 2018 में आया था, एक 2015 में और एक आया था 2014 में आया था, राइट। उसके बाद ये क्वेश्चन आता है इन्वेंट्री। आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है, इस पे ना एक क्वेश्चन आपका आया है 2014 में एक क्वेश्चन आया है, यहाँ पे शायद मिस आउट हो गया, हट गया है। मात्र एक ही बार इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है। उसके अलावा इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अगर मैं नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करूं तो 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, आपके टोटल 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर किए हैं सिलेबस में। एक्चुअल में 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है, अराउंड 29-28 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। बीच में 1-2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कॉल बैक कर लिया गया है, हटा दिया गया है इस वजह से, ठीक है। लेकिन 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपसे कवर किए गए हैं, जिसमें इन्वेंट्री देखा जाए तो लीस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो 5 बार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, 5 बार, ठीक है। तो आप सोच सकते हो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ना फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, 5 बार क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रिक्वेंटली इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो तो ये खुद ब खुद बता रहा है कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है, मैं वो ग्रीन कर रही हूँ, ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। इससे भी रिसेंट में क्वेश्चन पूछा गया था, बस इसके अलावा इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चंस नहीं आए हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एनालिसिस के बेसिस पे लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है, हम तो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करने वाले हैं, ठीक है ना। रेवेन्यू रिकॉग्निशन से भी इन्होंने मात्र एक बार ही क्वेश्चन पूछा है।
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से इन्होंने 2 बार क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज, एक ही बार क्वेश्चन पूछा है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। गवर्नमेंट ग्रांट से भी इन्होंने एक ही बार क्वेश्चन पूछा है। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट से तो इन्होंने कभी कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा, देखिए जीरो है, पूरा जीरो है, पूरा जीरो है, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जो है अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये इनका फेवरेट टॉपिक है। इनसे देखो आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 2 3 4 5, 10 साल में 5 बार इस टॉपिक से प्रैक्टिकल क्वेश्चन और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये टॉपिक आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक है। एक चीज और आपको बता दूं, ये जो खाली 1 लिखे हुए हैं ना, ये वन, इन टॉपिक से आपसे सीधा सीधा थ्योरी क्वेश्चंस पूछे गए। किस तरीके के थ्योरी क्वेश्चंस पूछे गए वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। सीधे सीधे थ्योरी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट से सिर्फ 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं साल में। अर्निंग पर शेयर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से देखा जाए ये टोटल मिस्टेक हुई है, ये भी इनका एक फेवरेट टॉपिक है। रीजन ये है, अर्निंग पर शेयर ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 4 ये, इससे अगर मैं बात करूं तो ये हटा लेना, सीट बनाने वाले ने सीट गलत बना दी। 2 2 4 1 5, इससे 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं? 5। अर्निंग पर शेयर से 5 बार आपसे क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि अर्निंग पर शेयर में आप जब अपना सिलेबस देखोगे ना, तो जो टॉपिक है ना, बोनस शेयर, ठीक है, राइट शेयर, ये सब टॉपिक लिखे हुए हैं, ये सब आपके इसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर है। इस वजह से इससे 5 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो अगेन इंपॉर्टेंट, प्रोविजंस, कंटिजेंट लायबिलिटी एंड कंटिजेंट एसेट, इससे आज तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग बोनस शेयर, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, अगर आप शेयर इशू करते हो साथ में बोनस शेयर इशू करते हो तो ये भी एक अगेन फेवरेट टॉपिक है इनका। देखो 5 बार इससे क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। कितने बार क्वेश्चन पूछा है? 5 बार पूछा है, ठीक है ना। 5 बार ये क्वेश्चंस इन्होंने पूछा है और मोस्टली इन टॉपिक से क्या आए हैं? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए हैं। बायबैक ऑफ सिक्योरिटी से एक ही बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, अदरवाइज हर बार इन्होंने थ्योरेटिकल पूछा है। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट से देखा जाए तो इन्होंने 2 बार प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे हैं बस। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी इनका एक अगेन फेवरेट टॉपिक है, ठीक है, इससे इन्होंने 4 क्वेश्चंस पूछे हैं, राइट, 4 बार क्वेश्चंस पूछे हैं। तो बायबैक ऑफ शेयर इनका एक फेवरेट टॉपिक है ना, ठीक है, ये इनका फेवरेट टॉपिक है, ये फेवरेट टॉपिक है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट इनका इतना फेवरेट टॉपिक नहीं है, इससे इतने सवाल नहीं पूछे गए हैं, राइट। तो देखो एक चीज तो हमें समझ में आ रही है, वो हमें क्या समझ में आ रही है? हमें ये समझ में आ रही है कि भाई हमारा सिलेबस तो है, बहुत बड़ा सिलेबस है, राइट, हमें सिलेबस को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने एक चीज तो एनालाइज करी कि अगर हमें अकाउंटिंग के पेपर में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले पार्ट में अच्छे मार्क्स गैदर करने हैं तो न्यूमेरिकली हमें जो फेवरेट टॉपिक्स हैं, अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, अर्निंग पर शेयर, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, इन पे ज्यादा फोकस कर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिमाग में ये आ सकता है, क्या मैडम इन टॉपिक से ये जो बाकी के टॉपिक्स बचे हुए हैं, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, फॉरेन एक्सचेंज, गवर्नमेंट ग्रांट, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, इनसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं बन सकते? तो मैं आपको एक बात बता दूं, डेफिनेटली इनसे अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट किन से सबसे नहीं बन सकते। कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक अच्छा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है, इसमें पोटेंशियल है एक अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चन देने की। रेवेन्यू रिकॉग्निशन में है बट आई डोंट थिंक, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन में, बहुत सारी चीजें हैं माइन्यूटली एनालाइज करने के लिए, क्योंकि उनका मकसद आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना नहीं है, तो वो आपसे उतने माइन्यूटली रेवेन्यू रिकॉग्निशन के स्टैंडर्ड में जाके नहीं पूछेंगे। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में 20 नंबर का क्वेश्चन बना देना इलॉजिकल है, नहीं बन सकता। इफेक्ट्स में भी नहीं है इतना पोटेंशियल कि 20 नंबर का क्वेश्चन बन सके। गवर्नमेंट ग्रांट में एक बार पोटेंशियल है, इसमें नहीं है। तो कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जहां पोटेंशियल है। हाँ, अगर पेपर पैटर्न चेंज हो जाए कि उन्होंने 5-5 नंबर के अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बना दिए, ठीक है, या 10-10 नंबर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना दिए, तो इन सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, अगर उन्होंने छोटे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल के बनाए तो, अदरवाइज नहीं। पहली चीज।
लेकिन जिस तरह का एग्जाम का पैटर्न है वो चाहे तो पूछ सकते हैं, चाहे तो नहीं भी पूछ सकते। अभी तक उन्होंने किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे, इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं। ठीक है, जो पूछे हैं जिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 है, इनसे उन्होंने पूछा है। तो क्या हम इसको सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ेंगे? जी, हम इसको थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, इसके साथ साथ न्यूमेरिकल्स करेंगे। वो न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्रोवाइड करें। साथ ही साथ अगर छोटे मोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बनाए जाएं तो हम उसको कर सकें, ये हम करके चलेंगे। लेकिन बहुत ज्यादा जितना हम जाके आगे अमलगमेशन या एब्सॉर्प्शन के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखने वाले हैं, हम इन स्टैंडर्ड के उस लेवल पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं देखेंगे, लेकिन हम सब कंप्लीट करेंगे। राइट, ये हमने सिलेबस को देखा। अच्छा, अब बात कर, एक चीज जो मैं बताना भूल गई स्टार्टिंग में, ये जो पेपर आता है, खैर आप सबको पता होगा, ये 250 मार्क्स का आता है। ठीक है ना, कितने का आता है? 250 मार्क्स का आता है। और ये 250 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर होता है, ठीक है ना, 250 मार्क्स का ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये 2 सेक्शन में होता है। कितने सेक्शन में होता है? इट इज इन 2 सेक्शन। ठीक है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, 2 सेक्शन में आपका क्वेश्चन पेपर आता है। ठीक है, आपको एक कंपलसरी क्वेश्चन सेक्शन ए से करना होता है, एक कंपलसरी क्वेश्चन सेक्शन बी से करना होता है। इसके होते हैं 5 सब पार्ट्स। ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और यहाँ भी इसमें भी 5 क्वेश्चंस होते हैं। राइट, इसमें भी 5 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें भी 5। यानी सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है उसके अंदर 5 सब क्वेश्चंस होते हैं। और जो ईच क्वेश्चन होता है ना, इसका ईच क्वेश्चन जो होता है, ईच क्वेश्चन जो होता है वो होता है कितने का? 10 मार्क्स का होता है। हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है। तो यानी 50 मार्क्स का यहाँ एक क्वेश्चन कंपलसरी है और 50 मार्क्स का यहाँ एक क्वेश्चन कंपलसरी है। ठीक है, राइट, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे जो 5 क्वेश्चन जितने भी आते हैं ना, ये 5 थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ भी 5 थ्योरी क्वेश्चंस हैं और यहाँ भी 5 थ्योरी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको 3 और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होता है ना, 3 और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, अब सीधी सी बात है, 50 मार्क्स का ये कंपलसरी आपने सॉल्व कर लिया सेक्शन ए से एक, और ये यानी 100 मार्क्स हो गए, यानी 150 बचा। यानी इन 3 क्वेश्चंस में भी ये जो 3 क्वेश्चंस होते हैं, ईच क्वेश्चन 50 मार्क्स का होता है और हर क्वेश्चन के सब पार्ट्स होते हैं, कुछ ना कुछ सब पार्ट्स होते हैं। ठीक है, यानी हो सकता है एक क्वेश्चन आपका, मान लो इनमें क्या होता है, जैसे कि ये 50 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो इसमें मान लो 3 पार्ट हैं, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। तो मान लो ये 20 नंबर का हुआ, जनरली पैटर्न यही है, बी वाला 15 का हुआ और ये भी 15 का हुआ, इस तरीके से पैटर्न होता है। अब बात आती है कि आपको टोटल, एक चीज के लिए होगी, टोटल आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, इन 2 सेक्शन से एक एक क्वेश्चन और उसके अलावा 3 क्वेश्चन और करने हैं। इन 3 क्वेश्चन में आपको एक बात याद रखनी है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी से इन 3 क्वेश्चन में से एक एक क्वेश्चन आपको दोनों पार्ट से करना है। यानी किसी एक पार्ट से आप 2 क्वेश्चन कर सकते हो और किसी एक पार्ट से सिर्फ एक क्वेश्चन। एटलीस्ट 1 क्वेश्चन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम ईच पार्ट। ठीक है, ईच पार्ट से आपको एक क्वेश्चन करना ही करना है। ठीक है, समझ आ गई इतनी बात? 3 और क्वेश्चन करने होते हैं। उन 3 क्वेश्चन जो आपको अपने से चूज करके जो 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसमें आपको ये याद रखना है कि आप तीनों के तीनों क्वेश्चन एक पर्टिकुलर सेक्शन से सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप कहो कि तीनों के तीनों क्वेश्चन तो मैं सेक्शन बी से ही करूंगा, ऐसा नहीं कर सकते। सेक्शन बी से नहीं कर सकते, क्योंकि कम से कम एक क्वेश्चन आपको एक सेक्शन से चूज करना है। यानी आपको सेक्शन ए से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन और सेक्शन बी का एटलीस्ट 1 क्वेश्चन करना पड़ेगा। हाँ, इसके बाद आपके पास ऑप्शन जो सेकंड क्वेश्चन का है ना, ये आप चाहे यहां से कर लो चाहे यहां से कर लो, वो किसी भी पार्ट से कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात? ये आपके क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखा देती हूँ। ठीक है, कैसा है हमारा क्वेश्चन पेपर, देखो क्या लिखा है। देयर आर 8 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। 8 क्वेश्चन है, 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएंगे, सबको पता है।
कैंडिडेट को 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी है। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका सेक्शन ए से है और ये क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन बी से है। ठीक है, आउट ऑफ रिमेनिंग जो क्वेश्चन बचे उसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से हर सेक्शन से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, यानी सेक्शन ए से 1 करना जरूरी है, सेक्शन बी से भी 1 क्वेश्चन करना जरूरी है। जो तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन है वो आप किसी से भी कर सकते हो, चाहे सेक्शन ए से कर लो या बी से कर लो। ठीक है, अब देखो ये रहा आपका सेक्शन 1 और सेक्शन बी में देखो आपको ए बी सी डी ई 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का है, राइट। तो सेक्शन 1 ये आपको करना ही करना है, ये एक आपका कंपलसरी क्वेश्चन है। क्या है? ये कंपलसरी है, ये करना ही करना है भैया, इसको आप नहीं बच सकते। ठीक है, ये कंपलसरी है, करना ही करना है। उसके बाद ये देखो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये देखो 20 मार्क्स का है, मैं यही कह रही थी ना 20 मार्क्स का है। उसके बाद ये दूसरा भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है, ये देखो ये 15 मार्क्स का है, और इसके बाद एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये 15 मार्क्स का है और ये थ्योरी का है। 15 और 15 30 और वो 20 50 मार्क्स हो गया ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है पूरा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप देखोगे तो जो आपका ए पार्ट है वो 20 मार्क्स का है, आपका जो बी पार्ट है वो फिर से 15 मार्क्स का है ना, और फिर सी पार्ट एक थ्योरी क्वेश्चन है 15 मार्क्स का। सिमिलरली केस सी के साथ है, देखो सेक्शन 5 का, सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। अगेन आप देखो ये पांचों क्वेश्चन क्या है? थ्योरी क्वेश्चंस हैं और ये अगेन कंपलसरी है। ठीक है, कंपलसरी है। उसके बाद सेक्शन 6 आप देखोगे न्यूमेरिकल है 20 मार्क्स, ये भी न्यूमेरिकल है, फिर एक थ्योरी है। यानी आप पैटर्न देख रहे हो तो क्या है, हर क्वेश्चन में 2 न्यूमेरिकल प्लस एक थ्योरी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। 7 नंबर के क्वेश्चन में भी आप जब देखोगे तो आपको यही सेम पैटर्न देखने को मिलेगा, आई होप सो। हाँ, इसमें देखो 7 नंबर में इन्होंने 2 थ्योरी क्वेश्चंस दे दिए हैं, तो ये डिपेंड करता है, राइट, ये डिपेंड करता है। और 8 वाले में क्या है, अगेन 8 में 2 न्यूमेरिकल और एक थ्योरी क्वेश्चंस हैं। तो ये तो पूरा पेपर है, लेकिन हमने सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिलेबस को भी डिस्कस किया। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिलेबस में टॉपिक क्या क्या कवर हैं, क्योंकि मैंने यहाँ सारे टॉपिक लाइन से लिख दिए। तो ये टॉपिक आपके कवर हैं, इन टॉपिक से ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। अब मैं आपको दिखाने ले जा रही हूँ पास्ट ईयर के क्वेश्चंस। मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत लंबे होते हैं। ठीक है, तो जब हम पर्टिकुलर टॉपिक में आएंगे ना तो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से थ्योरी के क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना, जैसे कि मैं देखो आप जितने भी अभी आप ऊपर देखोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 से ऊपर के जितने भी हैं, है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 से ऊपर के जितने भी हैं, अकाउंटिंग से 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12 एंड 13, मैं आपको शो करती हूँ इसमें से क्वेश्चंस कैसे आए हुए। ये देखो ये सारे के सारे थ्योरी क्वेश्चन, कहीं भी पी नहीं लिखा है। ये जो पी लिखा है ना यहाँ पे मैंने, जो पी मैंने डिनोट किया हुआ है, ये पी सिर्फ ये बताने के लिए लिखा हुआ है कि भाई ये इस टॉपिक से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए हैं, और जिसमें सिर्फ 1 लिखा है वो थ्योरी क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करता है। देखिए हम आके देखते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं। देखो ठीक है, मैंने कहा था ना छूट गया वहां पे, क्या लिखा है, ब्रीफली एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस। आप क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 इज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कहा था ना वहां ये क्वेश्चन आया हुआ है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का ये क्वेश्चन है। ठीक है, ब्रीफली एक्सप्लेन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, ये 2023 में आया। डिस्टिंग्विश करो बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, 2022 में आया। वेरियस कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट, 2020 में आया। ठीक है, रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू एंड प्रेजेंट 2 basic problem, namely timing and measurement. Do you agree? How would you solve these basic problem? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन से है। ठीक है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन से है क्वेश्चन। ठीक है, अब आप सब क्वेश्चन को देखो, आगे बढ़ो। आगे क्या है, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड व्हाई आर दीज नीडेड। ये नेचर बताना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, 2018 में आया। मैंने कहा ना क्वेश्चन ज्यादा नहीं आया। स्टेट द प्रोविजन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिगार्डिंग
फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। देखो मैं आपको बता दूं, अगर किसी को नहीं पता हो तो भैया ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना, आर डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग है। तो यहाँ पे आपको जो बताना है ना फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, वो आपको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बताना है। ये 2017 का क्वेश्चन होगा, यहाँ पे ईयर लिखना भूल गए हैं, ठीक है। डिस्कस द प्रोविजन ऑफ इंडियस। इंडियस क्या है? इंडियस इज नथिंग बट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिगार्डिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, ठीक है। कैश फ्रॉम ऑपरेशन आर नॉट सेम एज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डू यू एग्री, गिव रीजन यूजिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। राइट शॉर्ट नोट ऑन प्रोविजन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिगार्डिंग इन्वेंट्रीज। ये आया है 2014 में, ठीक है, 2014 में इन्वेंट्रीज के रिगार्डिंग। अब अगर आप क्वेश्चंस को पढ़ रहे हो, थ्योरी क्वेश्चंस, तो आप एक चीज देखो, ये क्वेश्चंस बहुत ही, देखा जाए प्राइमरी फेस तो बहुत डीप क्वेश्चनिंग आपसे कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत मोटा मोटा क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में पूछ रहे हैं कि भाई आप प्रोविजंस बताओ इन्वेंट्रीज के बारे में कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है भाई, इन्वेंट्री को वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, कॉस्ट और एनआरई विच एवर इज लोअर, यही कहता है आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। इतनी सिंपल सी बात इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है इन्वेंट्री के बारे में, और ये पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का निचोड़ है। तो आपसे क्या पूछा गया, आप देखो तो आपसे बहुत मतलब देखा जाए डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जहाँ पे आप ये कहो कि नहीं ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, घुमा के पूछा है। सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस बताओ भैया, और ये ऐसा क्वेश्चन है ना जो किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पूछा जाएगा, ठीक है। ट्रीटमेंट बताओ भाई, गवर्नमेंट ग्रांट का क्या करते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट का क्या करते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट के दो तरीके से ट्रीटमेंट होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। एक ट्रीटमेंट में ऐसा होता है, एक ट्रीटमेंट में ऐसा होता है, ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है। जब आप गवर्नमेंट ग्रांट स्टार्ट करेंगे ना आप, मैं सबसे पहले यही पढ़ाऊंगी, जो सबसे पहले बताऊंगी, जो पहले लेक्चर में बताऊंगी किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, वही उन्हीं टॉपिक्स पे आपके सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की इंपॉर्टेंस समझ के जाइए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मेन प्रोविजन क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों आया, क्या बताना चाह रहे हो, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करके जा रहा है। आपको ये तीन चीजें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में समझना बहुत जरूरी रहेगा अपने इस सिलेबस को कवर करने के लिए और इन क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर करने के लिए, राइट। तो आज के क्लास में मेरा जो मोटिव था आपको बताने का, कि अवेयर कराने का कि कैसा सिलेबस है, मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया, कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैंने आपको ये भी बता दिया, किस तरीके से थ्योरी क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में मैंने वो भी बता दिया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्वेश्चन पेपर दिखा दिया, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी बता दिया। क्योंकि हम सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग कवर करेंगे, इसलिए मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिलेबस को डिस्कस किया है। इसके बाद हम जो भी नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट या जो, तब हम उसके टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इसी तरह उसका भी एनालिसिस करेंगे कि उसमें क्या पूछा गया है, कौन से टॉपिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, आपको ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस मिलते रहेंगे। और अगर आप में से कोई मेरे से लाइव क्लासेस लेना चाहता है तो जो नंबर फ्लैश हो रहा है वीडियो पे, आप उससे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर मुझसे जुड़ सकते हैं। अब आप उसमें मुझसे क्यों जुड़ना चाहते हैं तो जुड़े, इसके मैं फायदे और घाटे आप जो भी कहें बता देती हूँ। इसलिए क्योंकि यहाँ के जो भी नोट्स हैं वो आपको वहीं पर मिलेंगे टेलीग्राम चैनल में, पहली बात। दूसरी बात, मेरा कहना ये है, एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं बताना भूल गई, कि जो भी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है, जो भी बच्चा ऑप्शनल सब्जेक्ट लेता है यूपीएससी में, वो काफी रिसर्च के बाद लेता है, उसको मेरे से ज्यादा ही पता होगा, किया होगा उसने रिसर्च। मैं बता दूं आपको कि कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी एक बहुत अच्छा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें पासिंग परसेंट 10% से अबव है, काफी अच्छा है। और जो सिलेबस है वो काफी कन्फाइंड है, बहुत क्लियर है कि ये सिलेबस है, इस सिलेबस से बाहर जाके या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन बना के आपसे नहीं पूछा जाएगा। बहुत लिमिटेड सिलेबस है, आपको पता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। और सिलेबस से बहुत फ्रिक्वेंट, बहुत बड़ा चेंजेस कुछ नहीं होने वाला, तो ये एक बहुत अच्छा सिलेबस है। 10% से अबव इसमें पासिंग परसेंटेज है, तो एक अच्छा ऑप्शनल सब्जेक्ट बनता है अगर कोई अकाउंटिंग बैकग्राउंड से आके प्रिपेयर कर रहा है और ये एग्जाम दे रहा है। ये मैं बताना भूल गई थी। और हाँ, मैं लाइव क्लासेस की बात कर रही थी, सॉरी टेलीग्राम चैनल की बात कर रही थी, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो में है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए।
मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि मैं आपको हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे थ्योरी क्वेश्चंस आए हैं उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से किस तरह के और थ्योरी क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको कुछ लिस्ट दूंगी, कुछ क्वेश्चंस दूंगी, तो आप उन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लें और 150 वर्ड में आपको आंसर लिखना होता है। एटलीस्ट उसको प्रैक्टिस करके 150 वर्ड का एक आंसर फ्रेम कर लें। आप चाहें तो वो आंसर मुझे भेज सकते हैं, मैं पर्सनली रिव्यू करके आपको बताऊंगी कि वो क्वेश्चन के आंसर जो आपने लिखे हैं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस तो नहीं हुआ है। अगर हो गया है तो उसको एड ऑन करके कैसे आप अपने आंसर को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे साथ लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। उसके इंक्वायरी के लिए नीचे एक गूगल फॉर्म दिया गया है, आप गूगल फॉर्म को भर के सबमिट कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं मेरे साथ। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में जिससे हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, क्यों आए, क्या है, सब कुछ उसकी इंपॉर्टेंस वगैरह। ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।